नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में। और मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक स्पेशल शख्सियत इस वक्त बैठी हैं, नेहा दीक्षित। जी हाँ, नेहा दीक्षित एक मुकाम इस वक्त बना रही हैं, जिसे कहते हैं ना, अब वो चढ़ती कला में है इस वक्त हिमाचल में, सिंगिंग की दुनिया में। काफ़ी सारे स्टेज शो ये एक के बाद एक इस वक्त कर रही हैं। और इनका सफ़र मैं आपको बताऊँ, इनकी पहचान क्या है। इनकी पहचान है इंडियन आइडल का सीज़न 15, वहाँ ये टॉप 20 में थी मैडम। और इनकी आवाज़ की जो कायल जिसे कहेंगे ना, सुनिधि मैम थी वहाँ बैठी, श्रेया मैम थी। और जब इन्होंने गाया ना, श्रेया मैम इनकी फ़ैन हो गई थी वहाँ पे, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है। तो नेहा दीक्षित मैम है मेरे साथ, तो थोड़ा इनका कोई ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू आज दिन तक हुआ नहीं है। तो लोग जानना चाहते हैं भाई इनके बैकग्राउंड के बारे में और कैसे पहुँची इस मुकाम तक। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है भाई। तो मैम से शुरू करते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू। आज इनका मैं बताऊं, सुंदरनगर नलवाड़ मेले में परफॉर्मेंस भी है। और मैं आपको बताऊं, इनका परफॉर्मेंस शिवरात्रि इंटरनेशनल शिवरात्रि मेले में भी था मंडी में, और वो हमने आपको रिकॉर्ड करके अलग से डाला भी है। बदमाश दिल इन्होंने उसमें गाया था, है ना। बहुत ही खूबसूरत गाया था मैम आपने। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस इंटरव्यू में। पहला क्वेश्चन रहेगा मैम मेरा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए अपने पेरेंट्स का, स्कूलिंग, आपका घर वगैरह कहाँ पर है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, एंड थैंक यू सो मच पोलस्टार फॉर हैविंग मी हियर। और रही बात मेरे बैकग्राउंड की, तो हमारा बहुत सिंपल सी मतलब फैमिली है। मेरे पापा दूध का काम भी करते हैं, हम मिल्कमैन हैं, और हमारी अपनी खेती भी है, हम खेती बाड़ी भी करते हैं। एंड मम्मा हाउसवाइफ है। खेत में क्या क्या लगाया होता है। खेत में मतलब पहले काम करते थे, अभी तो मतलब काफ़ी कम हो गया है काम, क्योंकि आजकल मतलब अब कितना ही करेंगे खेत में काम मम्मी पापा भी, क्योंकि उम्र जब बढ़ती जाती है। पर वैसे अब अगर ऐसा देखें छोटा मोटा कुछ, तो मतलब छोटी मोटी खेती करते हैं अब। जैसे कि ये समझ लो, गोभी लगाई होती है, आलू लगाए होते हैं। तो पहले तो ऐसा होता था, टमाटर, आलू, गोभी, मटर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ हम उगाते थे। लेकिन अभी धनिया, पुदीना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें यही घर के आसपास लगा देते हैं। और खेत में वैसे प्लम के पेड़ भी लगाए हैं। अगला सवाल रहेगा मैम, आपकी स्कूलिंग सभी शिमला से ही हुई और कॉलेज तक। जी, मैं फर्स्ट से 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारकोटी। एंड देन मेरी कॉलेज RKMV से हुई है, राजकीय कन्या महाविद्यालय से, शिमला से ही हुआ है सब कुछ। बहुत अच्छा कॉलेज है वो, RKMV, काफ़ी नाम है उसका। म्यूज़िक में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ, मतलब स्कूल में ऐसा कुछ सोचा था? जैसे नॉर्मली तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं आस पास, बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर। तो वो सबका वही रहता है बच्चों में ना, कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या चलो ठीक है टीचर बन जाएंगे, या पुलिस में चले जाएंगे। आपका कैसे क्या था, पहले बचपन में क्या बनना चाह रहे थे, और फिर कैसे आप म्यूज़िक तक पहुंची? मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक लाइन में जाऊंगी या इसमें कुछ करूंगी। मेरा सबसे पहले जो सपना था वो था इंजीनियर बनने का, एंड उसके बाद टीचर बनने का, क्योंकि बच्ची थी तो सपने चेंज होते रहते थे। लेकिन ऐसा था कि म्यूज़िक मतलब मैं गुनगुनाती रहती थी, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि मेरे मम्मी पापा को म्यूज़िक का बहुत शौक है। मम्मा लता जी के सॉन्ग्स हमेशा लगा के रखते थे। हमारे घर में एक रेडियो होता था, जो आई थिंक अभी 5-7 साल पहले ही ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ वो बचपन से, मतलब जब से मेरे कान चलने शुरू हुए तब से मतलब मैंने वो रेडियो सुना है। 24 घंटे चलता रहता था, उसमें रफ़ी साहब, लता जी के गाने बस बजते रहते थे। और वहाँ से जो मेरा शौक़ है, इंटरेस्ट है म्यूज़िक के लिए, वो उजागर हुआ था। एंड देन पापा गज़लें लगा के रखते थे। हमारे पास CD प्लेयर होता था, हमारे पास बाहर डेक कैसे हमने लगाए होते थे, तो खेत तक भी अगर खेत में पापा काम करे तो वहाँ तक उसकी आवाज़ जाती थी। तो जगजीत जी की गज़लें लगा के रखते थे। तो इस तरह से मतलब इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ। और आज भी अगर मैं देखूं, भले ही मेरी बॉर्न 2000 की है, लेकिन जेनजी जो जनरेशन है, उस जनरेशन के मुझ में गुण कम है, क्योंकि मैंने गाने वैसे सुने हैं पुराने ज़माने के। तो आज भी मैं वैसे ही गाने सुनती हूँ, लता जी के ज़्यादा सुनती हूँ, और जिन गानों में सुकून होता है, अरिजीत जी के, श्रेया जी के, ये सारे गाने तो मतलब वैसे ही सुनती हूँ अभी भी। अब आपने जेनजी का जिक्र किया ना, तो आजकल बड़े यो टाइप के गाने, और ऐसे गाने ना जो मतलब अभी सुना, लुंगी डांस एंड ऑल, मतलब प्लेंटी ऑफ देम, लिस्ट है एक पूरी की। बस एक वो बीट दे देते हैं पीछे से, आर्टिफिशियल सा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, और उसको इतना मार्केट करते हैं कि लोगों को खुद ही वो सुनने लगे। लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और जैसे आपने कहा ना, पहले के जो गाने होते थे वो काफ़ी, मतलब अभी भी अगर हम सुन रहे हैं आज से 50 साल पहले के गाने, तो ये कुछ तो उनमें बात है। नहीं तो आज के गाने तो हम 1 साल बाद भी नहीं सुनते। आप इस पे यकीन करते हैं कि थोड़ा
एक डाउनफॉल आया है पूरे स्क्रिप्टिंग में भी, गानों के लेखन में भी, कंपोजिशन में भी? सी मुझे लगता है कि आजकल जो जेनजी जनरेशन सुन रही है, जैसे आपने कहा कि यो टाइप्स गाने भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अरिजीत जी भी गा रहे हैं, श्रेया जी गा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, नीति मोहन है, बहुत प्यारे 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 सिंगर्स हैं। तो ऐसा है कि म्यूज़िक गानों का जो क्षेत्र है वो वास्ट होता जा रहा है, बढ़ रहा है। मतलब उसमें बहुत सारे जॉनर्स निकल रहे हैं, अलग अलग जॉनर्स निकल रहे हैं, उन जॉनर्स में भी अलग अलग लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें सच कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन बस ये मुझे लगता है कि थोड़ा लिरिक्स पे ध्यान थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि लिरिक्स आजकल कुछ गानों की इतना थोड़ा पता नहीं किस मेंटालिटी से बनाई जाती है। यस, डबल मीनिंग वही। तो मतलब माना कि जेनजी जनरेशन है, लेकिन फिर भी जो अपना कल्चर है, संस्कार है, तो उसको थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया का तो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पे घूमने किस लिए आते हैं, हमारे कल्चर को देखने आते हैं। उसको मतलब अगर हम ही प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रही बात ओल्ड सॉन्ग्स की, तो हाँ थोड़ी सी कमी खलती है, क्योंकि उस टाइम पे जो म्यूज़िक बनता था वो कुछ अलग ही लेवल होता था। आपको तो पता है कि एक एक टेक में ही पूरा गाना रिकॉर्ड किया जाता था, और लता जी, आशा जी जैसे बहुत सारे सिंगर्स एक ही टेक में सारा गाना रिकॉर्ड करते थे। तो वो गाने भी फिर वैसे ही होते थे। तो आजकल है थोड़ा सा कमी तो खलती है, लेकिन एक कमी और नेहा जी, मेरे को जब हम मतलब आप तो खैर उस वक्त पैदा हुई होंगी, पर हम अपने स्कूलिंग वाले टाइम में थे, तो हम वो इंडी पॉप का टाइम बहुत चला था। उस समय लकी अली के गाने बहुत आए थे। फिर बूंद करके एक बैंड बना जिसमें हमारे मोहित चौहान थे, डूबा डूबा रहता हूँ। फिर मतलब वो एक अपने मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, क्या नाम था उनका, तो फाल्गुनी पाठक मैम, उनके काफ़ी गाने उस वक्त हिट हुए थे। मतलब मेरे को भी इस वक्त याद नहीं आ रहा, पर मैं बहुत सुनता हूँ उस प्रकार के गाने ना। और वो कहीं ना कहीं वो वाला थोड़ा वो भी मिस हो गया आजकल। अब सिर्फ मूवीज़ के लिए गाने बनते हैं, या प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं सिंगर्स के साथ, और वैसा ही होता है। वो इंडी पॉप वाला जो एक वो भी गोल्डन एज थी 2000s की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब बहुत सुनती हूँ 2000 के, जो 2000 से 2010 तक के शायद जो गाने थे वो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जो बॉलीवुड के ही थे वही, उसके अलावा जो एल्बम्स बनाते थे लोग, जैसे सोनू निगम जी की दीवाना एल्बम आई थी, वो आपको याद होगा। मैं तो आज भी उस एल्बम को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उसके जो गाने थे, एक एक गाना उसमें इतना प्यारा था। तो ऐसी बहुत सारी एल्बम्स हैं मतलब जो उस टाइम पर बनी थी, तो मैं आज भी वो सुनती हूँ। कोई आपका फेवरेट, उसको थोड़ा गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए अब, चाहे वो इंडी पॉप से हो या पुराना कोई लता जी का हो। लता जी की तो आप काफ़ी फ़ैन है। तो मैं लता जी का ये गाना आपको सुना देती हूँ। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूँ तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूँ तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरी कसम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बात है मैम, मतलब कहीं भी सुर हिला नहीं आपका। ये क्या कोई तालीम ली आपने, म्यूज़िक की फॉर्मल एजुकेशन हुई है आपकी, कि ऐसे ही? जी मैंने पहले जब स्टार्ट किया था म्यूज़िक, तब तो कोई शिक्षा ली नहीं थी म्यूज़िक की, ऐसे सच मतलब ऐसे क्लासिकल टाइप जो कि बेस हमारा बनाता है क्लासिकल म्यूज़िक। तो शास्त्रीय संगीत तो मैंने अभी पिछले 2 साल से सीखना शुरू किया है। डॉक्टर TC कौल गुरुजी है हमारे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है म्यूज़िक के, तो वो मेरे गुरुजी हैं, उनसे ही सीखा है बस सब कुछ। 2-3 साल से जितना भी सीखा है उनसे ही शिक्षा ले रही हूँ। ज़िंदगी में 2 टाइप के सिंगर होते हैं भाई, या तो सीधा लॉन्च हो जाते हैं और ऑटो ट्यून पे ही पूरा दिन ज़िंदगी खेल लेते हैं, या जो शास्त्रीय संगीत में पारंगत होते हैं और उनका अपना ही गला जो होता है ऑटो ट्यून बन जाता है। और मैम उसका जीता जाता उदाहरण है इस वक्त नेहा जी। मैम, इंडियन आइडल की जर्नी कैसे रही, आप कैसे पहुँचे वहाँ तक, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जी इंडियन आइडल की जर्नी कुछ ऐसी थी कि शुरुआत में 2023 दिसंबर में
सबसे पहले तो एक वॉइस ऑफ शिमला करके एक कंपटीशन हुआ था शिमला में, फर्स्ट सीज़न था उसका, तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था और जिसमें मैं भगवान की कृपा से विनर रह गई थी। एंड वो कराया था महादेव स्टूडियोज़ ने, राजेश कुमार सर हैं, उनका स्टूडियो है, उनकी कंपनी है महादेव स्टूडियोज़, उन्होंने वो करवाया था और उसमें मैं विनर रह गई। एंड उसके बाद फिर मैंने इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दिया था। तो क्योंकि वॉइस ऑफ शिमला सीज़न 1 की वजह से लोग मुझे जानने लगे थे हिमाचल में भी, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए थे मेरे वॉइस ऑफ शिमला के बाद, तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे जिसको, तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मुझे इंडियन आइडल के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इस जर्नी में महादेव स्टूडियोज़ का मेरे इसमें जर्नी में बहुत सपोर्ट रहा है। और फिर इंडियन आइडल में यही मैं पूछने भी वाला था आपसे कि आपके हर फोटो पे कहीं वीडियो पे महादेव स्टूडियो लिखा होता है, तो वो मेरा सवाल था वैसे, तो वो मैंने पूछना था। खैर आप ये इसको कंटिन्यू रखिए पहले। जी, तो मतलब महादेव स्टूडियोज़ की आपने बात कर ही दी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम टीम हैं अब तो। उसके बाद महादेव स्टूडियोज़ के साथ मैंने एक शिवजी का डिवोशनल सॉन्ग भी किया था रिकॉर्ड, मेरे केदारा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मेरे केदारा सॉन्ग है। बहुत प्यारी सी धुन थी उसकी, और हमने वो लाहौर में जाके शूट किया था। तो हाँ, महादेव स्टूडियोज़ के साथ अब एक टीम है हम, राजेश सर, दीक्षिता सूद एंड मैं, और बाकी कैमरामैन जो भी होते हैं सभी। तो फिर इंडियन आइडल की जर्नी थी, उसमें पहले चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुई, दिल्ली दिया, फिर मुंबई के लिए सिलेक्शन हुई। फिर उसके बीच में भी इतने सारे राउंड्स होते हैं, कलिंग राउंड होते हैं, जो टीवी पे दिखाए नहीं जाते। हाँ, चंडीगढ़ और दिल्ली वाला राउंड भी नहीं दिखाया गया था टीवी पे, और कलिंग राउंड वो भी बहुत सारे होते हैं, वो भी नहीं दिखाए जाते। तो मतलब मैंने, आप ये समझिए कि टीवी राउंड से पहले मैंने 4 राउंड्स निकाले थे, जिसमें एलिमिनेशन होती जा रही थी। तो भगवान की कृपा से मैं टीवी राउंड तक पहुंच गई, और फिर आपके सामने वो, जब श्रेया जी के सामने मेरा ऑडिशन हुआ, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी, जब मैम सामने बैठे थे, विशाल सर आगे बैठे थे, जिनको सिर्फ टीवी पे देखा था। मुझे एक्चुअल में यकीन नहीं हो रहा था थोड़ी देर के लिए कि वो सामने बैठे, मुझे लगा वो टीवी देख रही हूँ। जोन आउट हो जाते हो ना आप थोड़ी देर के लिए, वो ऐसा कुछ हो गया था। क्योंकि एक तो मेरे आइडल भी है श्रेया मैम, उनके गाने सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, उनके गाने रटते रटते आई हूँ मैं। तो मतलब वो तो अनबिलीवेबल था मेरे लिए मोमेंट। और द मोमेंट मैं सिलेक्ट हुई, मैम ने मुझे गाइड भी किया, और बहुत अच्छा लगा मैम ने जब वो गाना मेरे सामने गाया, जो मैं उन्हीं का गाना गा रही थी एक तो वहाँ पे। तो मैम ने जब मुझे गाइड किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था मिश्री घुल रही है गाने में। और अगर आप देखोगे उसमें रील में भी, तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी हूँ। मतलब मैं ना, You are hypnotized। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे थी खड़ी, और मुझे लगा बाद में जब मैं अपनी वो देख रही थी रील, की पता नहीं ऑडियंस सोचेगी कि पता नहीं इसको कोई खुशी नहीं है कि मैम इसको सिखा रही है। वो एक्चुअली गाइस, मैं जोन आउट हो गई थी, मैम मुझे सिखा रहे थे। उनकी आवाज़ ही इतनी प्यारी है, मैं बता नहीं सकती, वो ऐसा लगता है मिश्री घुल रही है कानों में, मतलब क्या ही हो रहा है ये। वो बिल्कुल हिप्नोटाइज़ कर देते हैं अपनी आवाज़ से। तो हाँ, फिर मैम ने गोल्डन वो मुझे दिया सिलेक्शन का। हाँ, और मैम के गले में मिली, बिल्कुल अनबिलीवेबल मोमेंट्स थे, मैम का आशीर्वाद मैंने लिया। एंड फिर आगे नेक्स्ट राउंड के लिए मेरी सिलेक्शन हुई। पर जो कंटेस्टेंट्स थे साथ में मेरे, वो इतने ज़्यादा मतलब गुणी थे, 4-4 साल की उम्र से वो सीख रहे। आपको तो पता है बंगाली कैलकाटा के कैसे कैसे होते हैं, इतने उनके लिए तो म्यूजिक जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, कि मतलब घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र आपको मिलेगा। मेरे बंगाल के फ्रेंड्स हैं ना, तो वो कहते हैं तो तबला मिलेगा या हारमोनियम मिलेगा, एनीथिंग आप उनके घर में आपको पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जब से वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना, वो बोलते नहीं, सीधा गाना स्टार्ट करते हैं ऐसा है उनका। तो उनके सामने मतलब गाना, उनके सामने वो कंपटीशन लड़ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो सेकेंड राउंड में जब मैं गई, एज़ यू नो मैं नर्वस हो गई थी गाइस, सबको पता है, मेरे शक्ल से, मेरे चेहरे से वहाँ पे दिख रहा था। मैंने वो लता जी का बाहों में चले आओ सॉन्ग गाया था, जिसमें श्रेया मैम ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था दैट। गाने भी तो आप ऐसे ऐसे टफ चुन रही हैं ना, फिर तो अरे, तो उन्होंने कहा भी था दैट नेहा यू हैव अ गोल्डन वॉइस, द ओनली थिंग दैट यू नीड राइट नाउ इज़ कन्विक्शन। तो वो कन्विक्शन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि था ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था। वो इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे वो जो राउंड था उसमें हमें एक साथ अंदर जाना था। तो मैं और रंजनी, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, वो उसमें सिलेक्ट हुई थी। तो उसने पहले गा लिया और उसको वो गोल्डन माइक मिल गया। उसके बाद मेरी बारी थी, तो मुझे लगा मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली हूँ क्योंकि ये हो गई है सिलेक्ट, अब मैं नहीं होंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे कि अब पता नहीं क्या होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 10% रह गया था। तो फिर
फिर मैंने गाया, बिल्कुल मेरा मुंह लटका हुआ था और मैंने वैसे ही, क्योंकि बाहों में चले आओ क्या है, जॉली सा सॉन्ग है, उसको बिल्कुल रोमांटिक वे में उसमें गाना पड़ता है। फील होना चाहिए पूरा कि मतलब कोई गा रही है एक्चुअल में कि बाहों में चले आओ। हाँ। और वो जो आप ओरिजिनल सुनेंगे उसमें भी है कि चले ही जाना है, वो जो उसमें वो जो पॉज लेती है ना, मतलब माइंड। इतने प्यार से लता जी ने उसको गाया और श्रेया मैम ने भी यही बोला कि इतने प्यार से वो आना चाहिए था, जो मिसिंग था, और वो मिसिंग होना ही था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। तो बस वो थोड़ी गलती हो गई मुझसे कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस, पर इट्स ओके, मुझे पता नहीं था कि बाहर आके मुझे इतना प्यार मिलेगा लोगों का। एंड गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार, हिमाचल से मुझे बाहर से भी इतना प्यार मिला है रील पे, जो मुझे उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि टेलीकास्ट हुआ नहीं था उस टाइम पे ये। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब भगवान का आशीर्वाद था। अप्स एंड डाउन चले रहते हैं, बट वही है कि आपको कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आप ऐसे ही बढ़ती रही उसके बाद, ये अच्छी बात है। और आज आप इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रही हैं। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को छलकते देके छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्या बात है मैम। मैं आपको ना, मतलब जैसे आप श्रेया को देख के हो गई थी ना, हिप्नोटाइज मैं हो गया था जब आप ये गा रही थी। मतलब इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, पहली बात तो। हाँ, और मैं डर रहा था बीच बीच में ना, जब वो नोट्स हाई पे जा रहे थे ना, कि कहीं हिल ना जाए मैडम अभी। ये मैं परफेक्ट चाह रहा था पूरा। एंड सैल्यूट टू यू। बहुत ब्राइट फ्यूचर है मैम आपका, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर। सच में आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। बिल्कुल आप श्रेया मैम के लिए बोलते हैं ना मिश्री, योर वॉइस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मिश्री। और ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, मैं चाहता हूँ, और ये हमारी पूरी टीम चाहती है कि आप ग्रो करते रहें। और जब आप बहुत बड़े मुकाम पे फिर पहुँच जाए ना, अभी भी आप अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन और बड़े मुकाम पे पहुँच जाए, फिर से हम आपका इंटरव्यू करेंगे, है ना। और आप याद रखना। हाँ, और मैम मेरा एक अगला क्वेश्चन रहेगा कि स्टेज शोज़ जो है हिमाचल में, वो अब पहले एक बड़ी एक मांग उठती थी ना, कि एक मतलब एक टॉपिक चला था बीच में मुद्दा कि हिमाचली आर्टिस्ट की उतनी कदर नहीं होती। अब क्या लगता है, सिनेरियो चेंज हुआ है? आई थिंक ये तो हमेशा ही दिक्कत रहती है, क्योंकि जब कोई बाहर से आर्टिस्ट आता है, आप सबको पता है कि सिंगर कोई भी अगर बाहर से आता है, तो क्योंकि वो उस स्टेज पे है, बड़े मुकाम पे, उसने बॉलीवुड में सॉन्ग गाए हैं या फिर पंजाबी सिंगर्स है कोई, तो उनको जो पेमेंट भी है वो भी ज़्यादा दी जाती है, और उनको टाइमिंग, जो सबसे मेन जो इशू है, वो भी ज़्यादा रहता है। 1-1.5-2 घंटे तो आराम से उनको दिए जाते हैं सारे स्टेजेस पे। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा इशू बनाया जाता है, क्योंकि हिमाचली कलाकारों को भी मौका मिल रहा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी टाइम दिया जा रहा है। 10-15 मिनट जितने भी है वो उनको दिए जा रहे हैं। फिर जो जिनका थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड थोड़ा सा बन जाता है, मतलब जो ज़्यादा कुछ कर बैठे हैं, उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे सीएम सर वो आर्टिस्ट को काफ़ी वो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे भी काफ़ी सपोर्ट रहा है सर का, क्योंकि इंडियन आइडल में जब मैं गई थी तो सर ने पोस्ट लगाई थी। सबसे पहले सीएम सर ने पोस्ट लगाई थी, स्टोरी लगाई थी दैट हमारी हिमाचल की बेटी है, तो उसकी वजह से भी शायद जो है हिमाचल में काफ़ी वो पड़ा था, इसका इफ़ेक्ट असर हुआ था। तो आई थिंक स्टेज तो सबको मिल रहा है, बट वही है कि टाइमिंग का थोड़ा इशू है। तो हाँ, वो थोड़ा सा रहेगा मेरा भी निवेदन सरकार से कि जो आपको सिंगर सही लगते हैं, मतलब आपने सुने ही होंगे, काफ़ी मेलों में या फेयर्स में गाते रहते हैं, तो मतलब जो आपको सही लगते हैं उनको थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा दीजिए। बिल्कुल, ये मैं भी एज ए जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, और हमने भी क्योंकि काफ़ी शिवरात्रि को बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, बहुत ही वाइड कवरेज होती है हमारे चैनल की, आपको देखा होगा हर साल। और मैं देखता हूँ कि काफ़ी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी हो सकती है, पर बहुत अच्छे जो बैंड्स हैं या सिंगर्स हैं, वो उनको 5 मिनट या 10 मिनट मिलते हैं, तो ये बहुत बुरा लगता है। आप एक
इसका एक आप पैनल बना सकते हैं अपना, जो लोग सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, और वो पैनल ये डिसाइड करे कि देखो ये हमको लग रहा है कि ये टैलेंटेड ज़्यादा है, तो इसको हम 15 मिनट दे दें, इसको हम 20 मिनट दे दें, इसको हम आधा घंटा दे दें, तो उस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैम, लास्ट में एक संदेश आपको देना है, क्योंकि नशा मुक्त सुंदरनगर थीम है पूरे नलवाड़ मेले की, एसडीएम साहब की ये क्या बोलेंगे उसको, ब्रेन चाइल्ड है, तो उसके ऊपर आप कुछ बोल दीजिए नशा मुक्त सुंदरनगर पे, क्या कुछ मैसेज आपका युवाओं को? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि एज़ यू नो, हम सभी को पता है कि नशा करना बहुत बेकार चीज़ होती है एक तरह से। अगर आपको नशा करना ही है तो आप म्यूज़िक का, संगीत का नशा कीजिए, क्योंकि संगीत के नशे से बढ़कर कोई नशा नहीं है। आप कोई भी गाना सुनेंगे या पुराना गाना सुनेंगे, जो भी आपको जॉनर पसंद है, आप उस जॉनर का गाना सुन लीजिए, उसमें ही नशा है ये एक। तो अगर आपको पसंद है गाना, तो गाने में भी नशा है एक। बाकी जो और तरह के नशे हैं उससे प्लीज़ बच के रहिए, क्योंकि थोड़ी सी देर आपको मज़ा मिलेगा और आपको पता है लाइफ टाइम की सज़ा है। फिर आपको कब आदत इसकी लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके लिए कम नुकसानदायक है, आपके परिवार वालों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। आप अपने पेरेंट्स के बारे में, मम्मी पापा या आपके बच्चे हैं घर पे, बीवी है, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, और अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो प्लीज़ बच के रहिए इससे। नशा मुक्त सुंदरनगर बनाना है, ये प्रशासन और सभी लोगों ने ठाना है। जैसे मैम ने बात करी ना कि नशा करना है तो म्यूज़िक का कीजिए, बिल्कुल भाई, और भी पेंटिंग का नशा कर सकते हैं, आपकी कोई हॉबी है भाई उसका नशा कीजिए, कुछ ना हो तो मोहब्बत का नशा कीजिए, अच्छी वाली मोहब्बत है ना, रियल मोहब्बत, वो भी अपने में एक नशा रहता है। तो ये थी नेहा दीक्षित मैम, जो कि इस वक्त राइजिंग स्टार हैं हिमाचल में, एक के बाद एक स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रही हैं, और आज सुंदरनगर में ये परफॉर्म करेंगी। आपको उम्मीद है, मुझे आपको इनके ज़िंदगी की काफ़ी सारी इंसाइट मिली होंगी, और जितनी स्वीट इनकी वॉइस है उतनी स्वीट इनकी पर्सनैलिटी है, मैं आपको बताऊं। और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें मैम, यूं ही हम इंटरव्यू करते रहें, और आपको चाहेंगे हम हर स्टेज पे देखना हिमाचल के, बिकॉज आप एक्चुअल में बहुत टैलेंटेड है, आपकी आवाज़ और सभी मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर पोलस्टार, थैंक यू सो मच। This video is sponsored by Ratan Jewelers Moti Bazaar, Mandi.